हेलो दोस्तों। एच फाउंडेशन बिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम इस सीरीज के अंदर काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम जो टॉपिक बच गए हैं उस टॉपिक को भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पहले कवर कर लिए थे। जैसे हम लगभग ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो आपके दो टॉपिक कवर करेंगे लगभग। एक तो पीएच स्केल और एक कुछ महत्वपूर्ण पीएच के मान। तो दोनों टॉपिक जो है आज अपन इसमें कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पीएच स्केल, तो पीएच स्केल के बारे में हम बात करें तो पीएच स्केल एक्चुअल में क्या है, आपका सूचक है। और सूचक जब हमने पढ़ाया था तो सूचक में हमने बताया था कि ये एक तरह का क्या है, सार्वभौमिक सूचक है। कैसा सूचक है ये? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक वही होते हैं जो हर अम्ल या क्षार के लिए एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं या अलग अलग कलर आपको उपलब्ध कराते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सूचक। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल में पी का मतलब क्या है, तो पी अगर देखें तो पी जो है आपके एक ग्रीक वर्ड है, एक लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? पुषांश। और पुषांश को अगर हिंदी में हम इसका मतलब निकाले तो वो क्या होता है? शक्ति। ठीक है। मतलब यहाँ पे P जो है वो किसको बता रहा है? शक्ति को बता रहा है, पावर को बता रहा है। और H जो है, H बता रहा है आपको H प्लस की सांद्रता। H प्लस की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी उसके अनुसार ही यहाँ पे पीएच के मान में भी क्या होगा? बदलाव आएगा। पर पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो पीएच स्केल को हम पूरा क्या लिख सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन। मतलब कोई भी आपके पास जो विलियन है उस विलियन के अंदर पीएच जो H प्लस की मात्रा है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है, उसी को मापता है कौन? आपके पीएच स्केल। नॉर्मली हम देखें तो जो पीएच स्केल होती है वो ऋणात्मक घात पर निर्भर करती है। मतलब जैसे जैसे मान H प्लस की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे हम बोल सकते हैं कि जो पीएच का मान है वो कम होता जाएगा। ठीक है। इसको समझने के लिए हम आगे इस एक स्लाइड पे देख लेते हैं इसको। जैसे हम बात करें तो पीएच का मान है वो आपके 0 से लेकर 14 तक के बीच में होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो नॉर्मली आप देखो कि जितने भी हम जब हम पानी की बात करते हैं H2O की, ठीक है, और H2O जब उदासीन अवस्था में है और हम देखते हैं कि इसमें H प्लस की मात्रा कितनी है या फिर इसमें OH की मात्रा कितनी है, ठीक है, इन दोनों की मात्रा की अगर हम बात करें तो इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास जो पावर आती है वो आती है 10⁻⁷। और उसी समय OH की मात्रा भी कितनी आती है? 10⁻⁷। ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें और माइनस की पावर को एक बार को नेग्लेक्ट कर दें तो दोनों को ऐड करने पे पावर कितनी आती है आपके पास? 14। कितनी आती है? 14। और ये जो पावर है यही बताती है आपको कि भाई जो H प्लस है यहाँ पे ये जो 10⁻⁷ है किसको इंडिकेट कर रहा है? H प्लस की मात्रा को। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? OH की मात्रा को। तो दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि टोटल हमेशा पावर कितनी आएगी? 14 ही आएगी। मतलब आप जब भी किसी विलियन के अंदर H प्लस और OH की मात्रा को निकालने की कोशिश करोगे तो वहां पर उन दोनों की घात का जो योग होगा वो हमेशा कितना आएगा? 14 आएगा। अब क्योंकि 14 आ रहा है इसलिए हमेशा आप देखोगे कि जितने भी पीएच मान है वो 0 से 14 के बीच में ही होते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पीएच का मान 15 होगा या फिर पीएच का मान 0 से कम होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली पीएच की जो स्केल है उसमें जो मान होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 14 के बीच में होते हैं। ठीक है। अब देखो अगर हम कहें कि भाई जो अम्ल होते हैं, नॉर्मली अम्ल जो होते हैं वो उनको कहा जाता है जिनकी पीएच का मान क्या हो? 7 से कम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे H प्लस की मात्रा यहाँ पे बढ़ती है वैसे वैसे हमने पढ़ा था कि पीएच का मान घटता जाता है। और जो क्षार होते हैं उनके पीएच का मान क्या होता है? 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। और जब क्षारीय गुण जब बढ़ेंगे तो OH की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब इस पूरी चीज को हम क्लियरली समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके H प्लस की मात्रा बढ़ रही है तो उसके साथ अम्लीय गुण बढ़ेगा। पर एक चीज में कमी आएगी कि आपके पीएच मान जो है, पीएच मान, उनके मान में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपसे बताओ कि अगर किसी विलियन में H प्लस की मात्रा बढ़ रही है तो उसके अम्लीय गुण में क्या बदलाव आएगा? तो आप बोलोगे कि अम्लीय गुण तो बढ़ेंगे। फिर मैं ये एक और क्वेश्चन इसमें रखूं कि पीएच के मान में क्या कमी आएगी या क्या वृद्धि होगी? तो आप बोलोगे कि पीएच के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है। मतलब हम जब 7 से 0 की तरफ चलते हैं तो 7 से 0 की तरफ चलते समय हमको पता लगता है कि जो H प्लस की मात्रा तो बढ़ रही है, अम्लीय गुण तो बढ़ रहा है, पर पीएच का मान क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक है। अब इसका अपोजिट हम देखते हैं। जो क्षार के लिए बात करें, क्षार जो होते हैं अम्ल के विपरीत गुण को दर्शाते हैं। विपरीत गुण को दर्शाने का मतलब क्या हुआ? जब आप 7 से 14 की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि जो OH की मात्रा है उसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। और OH की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ आप बोल सकते हो क्षारीय गुण भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीएच का मान क्या होगा? तो पीएच का मान बढ़ेगा। पीएच का मान यहाँ क्या होगा? बढ़ेगा।
ठीक है, मतलब यहाँ पे हर चीज में वृद्धि देखने को मिल रही है। कैसे? OH की मात्रा भी बढ़ रही है, क्षारीय गुण भी बढ़ रहा है और pH का मान भी बढ़ रहा है। तो 7 से जब 14 के बीच में हम जाते हैं तो आपको जो तीनों ये मान है वो तीनों मान वृद्धि होते हुए दिखाई देंगे। जबकि 7 से जब हम कम की तरफ आते हैं तो आप देखोगे कि pH के मान में तो कमी आ रही है, पर अम्लीय गुण बढ़ते जा रहे हैं और H+ क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? दूसरा क्या है, अगर हम बात करें 7 पर, तो 7 पर जो विलयन होगा उस विलयन को हम बोलेंगे उदासीन। क्या बोल देंगे? उदासीन। ठीक है, मतलब ना तो वो अम्ल प्रकृति शो करेगा, ना ही वो क्या आपके क्षारीय प्रकृति को दिखाएगा। तो हमने बोला कि जो 7 वाला pH वाला जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। वो ना अम्ल गुण दर्शाएगा और ना ही क्षारीय गुण दर्शाएगा। इसलिए हमारी जो स्केल है वो कहाँ से स्टार्ट करी हमने? 0 से, और 0 से लेते हुए हम कहाँ हैं? बीच में या 7 पे। 7 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों का प्रभाव एक जैसा है। अब एक जैसा है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? उदासीन। फिर वापस जब से हम यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्षारीय गुणों में वृद्धि होती जाएगी, पर अम्लीय गुणों में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी इस वाली सीरीज में। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं हम एक बार और डिटेल से। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि हमारे पास कोई विलयन है जो जिसमें क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो अम्ल का गुण है वो किस में निर्भर करता है? H+ पे। ठीक है, पर pH स्केल हमको ये बताती है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उसमें हमेशा H+ ही होगा। वो ये भी बताती है कि उसमें OH की मात्रा भी होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई OH की मात्रा अगर होगी तो फिर वो तो क्षारीय हो जाएगा, वो अम्लीय कैसे हुआ? तो उसको सिंपल इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अम्ल का गुण हम दर्शा रहे हैं वो निर्भर कर रहा है कि H+ की मात्रा कितनी है। अगर H+ की मात्रा ज्यादा है तो हम ज्यादा वाले गुण को ही दर्शा के हम बोल देंगे कि ये विलयन जो है उसी प्रकृति का है, और OH की जो मात्रा यहाँ पे होगी वो काफी कम होगी, तो हम बोल देंगे कि OH की मात्रा तो कम है। अब कम है तो इसलिए उसका गुण कौन सा होगा? उसका गुण जो होगा अधिक वाले पे निर्भर करेगा, ना कि कम वाले पे निर्भर करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे आपको बोला गया कि एक आपके पास अम्ल है, क्या इनमें OH की मात्रा होती है? तो आप बोलोगे हाँ, OH की मात्रा होती है। ठीक है, तो अगर OH की मात्रा होती है तो फिर ये क्षारीय क्यों नहीं कहलाते? ये क्षार क्यों नहीं कहलाते? इनको अम्ल की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? तो आप ध्यान रखना कि अगर अम्ल है और उसमें OH की मात्रा भी है तो फिर भी हम उसको क्या कह रहे हैं? अम्ल कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो H+ की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। किसकी तुलना में? OH की तुलना में। तो OH की तुलना में अगर H+ की मात्रा ज्यादा है तो हम उसकी जो प्रकृति वो हमेशा क्या कहेंगे? अम्लीय ही कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो कौन सी प्रकृति का है? क्षारीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि जो क्षार होते हैं क्या उनमें H+ की मात्रा होती है? तो आप बोलोगे हाँ होती है। अगर H+ की मात्रा होती है तो फिर हम इसको अम्ल क्यों नहीं कहते? हम इसको अम्ल की कैटेगरी में क्यों नहीं रख रहे? तो वही सिंपल सा आंसर देना है कि H+ की मात्रा तो होती है, पर क्योंकि OH की तुलना में H+ जो है वो बहुत कम है, तो आपने बोल दिया क्योंकि OH ज्यादा है और जो ज्यादा है उसी का गुण हमको दिखाए, मतलब इस विलियन में दिखाई देगा, और उसी के गुण को हम बताएंगे कि ये जो विलियन है उसी प्रवृत्ति का होगा। मतलब OH की मात्रा अगर ज्यादा है तो आप उसे क्या बोलोगे? कि वो हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। उसमें H+ भी होंगे पर H+ की मात्रा बहुत कम मात्रा में होगी, नगण्य होगी। समझ में यहाँ तक? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या आता है आपके? कुछ pH। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो pH है वो हमको किस तरह से मदद करता है किस चीज को पहचानने में, कैसे पदार्थ के अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, या फिर वो लवण है। तो उसको पहचानने के हिसाब से हम कुछ pH मान याद करेंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपके अमाशय में जठर रस पाया जाता है, जठर रस जिसको हम HCl भी कहते हैं, इसका pH कितना होता है? तो आप ध्यान रखना, इसका pH होता है 1.2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? pH के मान लिख रहे हैं और यहाँ पे हम पदार्थ लिख रहे हैं। फिर दूसरे अगर हम बात करें कि जो नींबू का रस होता है, नींबू का रस, उसका pH कितना होता है? तो आप याद रखना, एक बढ़ा दो इसमें से 2.2, और कहीं कहीं पे आपको 2.4 भी दिखाई देगा। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे की हम बात करें कि भाई अगर हम मुंह के pH की बात करें, मुंह के pH मतलब जो हमारा माउथ है उसका भी कोई ना कोई pH होता है। तो इसमें दो मान है, एक तो होता है आपके भोजन से पहले, भोजन से पहले, एक होता है भोजन के बाद। तो भोजन से पहले हम बात करेंगे तो जो pH होता है वो होता है आपके 6.5, और
भोजन खाने के बाद हमारा जो पीएच होता है मुंह का वो कितना हो जाता है 5.5। ठीक है, अब चौथा हम देखें। ठीक है, आपका जो दूध है, दूध, उसको हम नॉर्मली आपकी बुक में लिखा होगा खट्टा दूध। तो खट्टा दूध मतलब क्या हुआ, दूध जो होता है वो भी उसकी प्रवृत्ति भी कैसी होती है, अम्लीय प्रवृत्ति होती है, और इसका पीएच भी आपको कितना याद रखना है 6.5। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके आसुत जल की। आसुत जल, तो आसुत जल का पीएच कितना होता है, तो आप याद रखना 7। आसुत जल का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर H2O के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो आप उसको किस में क्या बोलोगे, आसुत जल बोलोगे। इसको इंग्लिश में हम एक वर्ड और बोल देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है 7 होता है। ठीक है, फिर आगे देखो, इसके बाद जो आपका रक्त है, ब्लड, उसका पीएच कितना होता है, तो आप याद रखना 7.4। और ऐसे ही हमारे जो शरीर का पीएच है, जो हमारा शरीर है पूरा शरीर का, तो वो कितना होता है, वो होता है आपके 7.0 से लेके 7.8 तक होता है। ठीक है, इसके अंदर हम एक दो चीज और याद रख सकते हैं कि जो आपका अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा, उसका पीएच भी आपको याद रखना है कि उसका पीएच कितना होता है 6, 5.6 कितना होता है 5.6। इसके बाद और देखें, आपके एक आता है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना होता है 10। और आखिरी में जो आपको याद रखना है NaOH, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, और इसका पीएच कितना होता है 14। ये कुछ पीएच मान है जो नॉर्मली अगर हम याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन फिक्स हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली जैसे कि HCl जो होता है, जो हमारे स्टोमक में पाया जाता है, पेट में, उसका पीएच कितना होता है 1.2। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो नींबू का रस है उसका पीएच कितना होता है, आप बोलोगे 2.2। ऐसे ही मुंह का जो पीएच होता है वो दो वैल्यू आपको याद रखनी है। एक तो पीएच वैल्यू वो याद रखनी है जो नॉर्मली खाने से पहले, मतलब हम जब खाना नहीं खाते उस समय हमारे मुंह का पीएच कितना होता है, तो 6.5, और उसके बाद खाना खाने के बाद 5.5। ठीक है, और इसी तरह से आपको याद रखना है कि जो दूध होता है उसका पीएच भी कितना होता है 6.5। इसके बाद कौन सा याद रखना है, अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा का पीएच कितना होगा 5.6। आसुत जल है उसका कितना हो जाएगा 7, रक्त का कितना हो जाएगा 7.4, शरीर का कितना हो जाएगा 7.0 से लेकर 7.8। मतलब रक्त जो शरीर की बात कर रहे हैं तो शरीर का पीएच कम ज्यादा हो सकता है, तो वो लगभग कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 7.0 से लेकर 7.8 तक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना होता है आपके 10, और जो आपके NaOH है कास्टिक सोडा, उसका पीएच कितना होता है आपके 14 होता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पीएच है जो हमको नॉर्मली याद रखने हैं। अब इसकी बात करें कि भाई जो हमने पीएच स्केल पढ़ रहे हैं, इसका एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपने देखा था कि अभी मैंने जब लिखवाया उसमें, तो आपने लिखवाया था, एक तो लिखवाया था मुंह का पीएच, मुंह का पीएच, और मुंह का पीएच अपन ने लिखा था कि खाना खाने से पहले तो था 6.5, और खाना खाने के बाद हो गया वो 5.5। ऐसा क्यों हो गया, तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय कुछ खाना जो होता है वो हमारे मुंह में रह जाता है, और मुंह में रहने के कारण जो हमारे मुंह के अंदर जीवाणु है, मुंह के अंदर जो ये जीवाणु है, ये इस खाने को, बचे हुए खाने को खाते हैं, और खाने के बाद जो इनका वेस्टेज होता है वो उसको मुंह के अंदर ही आपके क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं या उत्सर्जित कर देते हैं। अब जब वो उत्सर्जित करेंगे तो उन अपशिष्ट का जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। वो कैसी होगी, अम्लीय, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति अम्लीय है, इसलिए ये क्या करेंगे, जो पीएच का मान है वो घटा देंगे, क्योंकि जब भी अम्लीय गुण बढ़ेगा, तो हमने पढ़ा था स्केल के अंदर के जो पीएच का मान होता है वो क्या होता है, घट जाता है। अब पीएच का मान घटने का मतलब क्या हुआ कि जो 6.5 पीएच था वो अब कितने पे आ गया आपके 5.5 पर। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 5.5 हो गया, पर इससे दिक्कत क्या है, तो इससे दिक्कत ये आती है कि जो हमारे दांत है, दांत, इस पर एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल। कौन सी परत पाई जाती है, इनेमल। ये जो इनेमल है, ये परत सबसे हार्डेस्ट या सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी परत होती है, पर कौन सी पीएच पर, 6.5 पर। पर जब मुंह का पीएच 5.5 होता है तो इसके जो परत है वो धीरे धीरे क्षय होने लग जाती है, उसका नुकसान होने लग जाता है, या आप बोल सकते हो जो परत है वो नष्ट होने लग जाती है। परत जब नष्ट होगी तो उसके अंदर जो दांत वगैरह हैं
वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे और हमारे दांतों के अंदर क्या हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी, या आप बोल सकते हो जो दांत हैं उनमें सड़न होना स्टार्ट हो जाएगी। पर वो कब हो रहा है, जब हम कंटिन्यू हमारे जो मुंह का पीएच है वो कितना हो जाए, 5.5 रहे। अगर ऐसा रहेगा तो हमारे कंटिन्यू क्या होता रहेगा, ये दांत की कैविटी बढ़ती जाएगी और दांत जो है वो सड़ते जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि फिर इसका उपचार क्या है, कि अगर हमारे जो मुंह का पीएच है वो 6.5 से 5.5 हो रहा है, तो हम इसके पीएच को वापस से मेंटेन कैसे करें। तो एक चीज आप और ध्यान रखो कि हमने उदासीनकरण अभिक्रिया में पढ़ा था कि जो अम्ल है, जो अम्ल है उसके प्रभाव को कौन नष्ट कर सकता है, तो आपको पता है क्षार। ठीक है, तो आपके मुंह का जो पीएच है वो किसके कारण बढ़ रहा है, अम्ल के कारण। आप उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए किसी उपयुक्त क्षार का उपयोग कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली हमको कहा जाता है कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमको ब्रश करना चाहिए, या खाना खाने के बाद हमको ब्रश करना चाहिए। तो आप बोलते हो कि जो ब्रश या पेस्ट हम करते हैं, वो पेस्ट जो होता है, पेस्ट वो कौन सी प्रकृति का होता है, तो आप ध्यान रखना कि वो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। कौन सी प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। अब क्षारीय प्रवृत्ति का होने से क्या होगा, जब आप इसको दांतों पर अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि जो अम्लीय गुण बढ़ा था उसके कारण जिसे पीएच मान कम हुआ था, अब ये क्षार क्या करेगा, उस अम्ल के प्रभाव को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देगा। जब पीएच अम्ल के प्रभाव को धीरे धीरे वो नष्ट करेगा तो वापिस से जो पीएच आपका 5.5 आया था वो बढ़ते बढ़ते वापस कितना आ जाएगा, 6.5। और 6.5 जब पीएच हो जाएगा तो इस पीएच पर आपके जो दांतों पर इनेमल की परत पाई जा रही है उसको कुछ भी नष्ट नहीं होगा, कोई भी क्षय नहीं होगा और वो सुरक्षित रहेगी। मतलब सिंपल सा तरीका यही है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारे जो नॉर्मली पीएच होता है वो होता है 6.5, और खाना खाने के बाद जो बचा हुआ खाना है उसको जब जीवाणु खाते हैं और खाने के बाद जो उनका जो अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, उस अपशिष्ट से हमारे जो मुंह का पीएच है वो क्या हो जाता है, 5.5 होता है, क्योंकि अपशिष्ट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। अगर हमको अपने मुंह का पीएच मेंटेन करना है तो हम क्या करते हैं, उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्या उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्षार का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। क्या उपयोग करेंगे, क्षार। अब आप देखो कि जो पेस्ट होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। अगर हम उसको अप्लाई करेंगे मुंह पर, दांतों पर, तो अपने आप ही पीएच क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर और एक और देखें कि इनेमल जो होता है इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनेमल क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनेमल जो है आपके दांतों पर या आपके शरीर में पाए जाने वाले सबसे कठोरतम भाग है। तो पहला नंबर तो यही क्वेश्चन बनता है कि शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो आप बोलोगे इनेमल। अब ये बना किसका होता है वो आपको याद होना चाहिए, ये बना होता है आपके कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मली कैल्शियम और फॉस्फोरस फॉस्फेट का ये क्या है, संगठन है, एक यौगिक है जो हमारे दांतों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर ये दांतों पर ना हो तो हमारे दांत बहुत आसानी से या बहुत कम समय के अंदर ही क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो ये हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको, ठीक। अब आगे देखो और क्या हम इसको समझ सकते हैं। एक होता है आपके पेट की, अगर या आमाशय की बात करें, आमाशय की पीएच। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर खाने के कारण हमारे पेट में कुछ जलन या फिर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो नॉर्मली हम उसको एक वर्ड बोलते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है, या हम बोल देते हैं, हिंदी में तो बहुत कम वर्ड यूज करते हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि पेट में अम्लता हो गई है। तो पेट में अम्लता का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड आता है आपके अम्लता, जिसको हम नॉर्मली जो बोलते हैं वो बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, ये एसिडिटी। अब ये एसिडिटी होती क्यों है, पहला नंबर ये समझ लेते हैं हम। तो हमारे जब खाना वगैरह हम खा रहे हैं तो हमारे आमाशय के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथि को हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर ग्रंथि क्या करती है कि जो आपका भोजन है उसके पाचन के लिए जो माध्यम चाहिए होता है वो चाहिए होता है अम्लीय। कैसा माध्यम चाहिए होता है, अम्लीय। तो जठर ग्रंथि क्या करती है, जब भी आप खाना खाते हो तो कुछ मात्रा में वो अम्ल को स्रावित करने लग जाती है, ताकि उस माध्यम में आपका भोजन आसानी से पच सके। पर जब ये HCl या जो जठर रस है वो अधिक मात्रा में आपके स्रावित होने लग जाए पेट के अंदर, तो आप देखते हो कि वो आपके साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग जाता है। मतलब क्या हुआ, जब तक ये सीमित मात्रा में उत्पन्न हो रहा था तो ये भोजन को पचाने में मदद कर रहा था, पर जब ये अधिक मात्रा में स्रावित होने लग गया तो ये जो आपकी आमाशय की परत है उसको धीरे धीरे क्या करने लग गया, नुकसान पहुंचाने लग गया। अब जब नुकसान पहुंचाएगा तो जो अम्ल है वो अम्ल के कारण क्या होगा, आपके पेट में कुछ, पेट में क्या होगा, एक तो आपके दर्द होना शुरू होगा और उसके साथ साथ आपके क्या होगा, कुछ ना कुछ जलन शुरू हो जाएगी।
और जो ये दर्द और जलन है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं अम्लता या एसिडिटी। ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया कि पेट में जो ये दर्द या जलन जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, अधिक अम्ल के स्रावन के कारण। अगर हम इस अम्ल की मात्रा को वापस से क्या कर दें, सीमित कर दें, तो आसानी से फिर वो जो जलन और जो दर्द है उसका काम भी क्या हो जाएगा, आसानी से तोल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, वही कारण है कि अगर अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ रही है आपके पेट में, तो आप उसके में क्या उपयोग करोगे, आप उपयोग करोगे क्षार। किसका उपयोग करोगे, क्षार। अब क्षार कौन सा उपयोग करना है ये भी निर्भर करता है, क्योंकि हम ज्यादातर क्षार को सीधे ही संपर्क में नहीं ला सकते या पेट में नहीं रख सकते। तो सिंपल सा है, हमको ऐसे क्षार का उपयोग करना है जो थोड़े बहुत दुर्बल हो और हमारे शरीर में जाने के बाद वो ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए हम उसके लिए जो क्षार का उपयोग करते हैं वो आपके होता है MgOH2, जिसका पीएच कितना होता है, लगभग अभी हमने पढ़ा था 10। ये जो MgOH2 है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपके जो अधिक मात्रा में स्थापित अम्ल हुआ है उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। मतलब अगर हम इसको दवाई के रूप में पीते हैं तो यह आपके पेट में जाएगा और पेट में जहां जहां पर भी अम्ल है वहां पे जाके इसके प्रभाव को क्या करने लग जाएगा, निष्क्रिय करने लग जाएगा। और जैसे जैसे अम्ल का प्रभाव निष्क्रिय होगा, आपके दर्द और जलन से आपको क्या मिलेगी, आराम मिलेगा। और इस तरह से आपको क्या होगी, जो एसिडिटी थी, ये अम्लता थी, उससे राहत मिल जाएगी। ठीक है, पर ये किसके कारण हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और हम क्या उपयोग कर सकते थे, तो एक चीज और आप याद रखो, NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो सोडा होता है, खाने का सोडा, नमक वगैरह, उसका हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको मीठा सोडा भी सोडा बोलते हैं हम। इसको क्या करो, अगर पानी में मिला के भी हम पी लें तो क्या करेगा, ये भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये भी पेट की जो अम्लता है ना, या एसिडिटी है, उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके प्रभाव को उदासीन कर देगा और हमारे जो पेट की अम्लता है, दर्द और जलन है, उससे राहत प्रदान करेगा। तो आपको दो चीजों के नाम याद रखने हैं, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एक आपको याद रखना है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आपके दो चीज हो गई। अब तीसरे अगर हम बात करें, और क्या महत्व हो सकते हैं आपके, तो देखो तीसरा जो पॉइंट है वो आपके अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले अम्ल वर्षा को अगर हम समझे, तो अम्ल वर्षा होती क्या है कि जब भी बरसात वगैरह है और बरसात के पानी के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाए और वो आपके पानी की मात्रा में अम्ल बढ़ जाए और जब वो अम्ल पानी के साथ नीचे गिरने लग जाए, तो आप बोलोगे कि जो ये बरसात हो रही है ये कैसी हो रही है, अम्ल की बरसात हो रही है। पर हम कैसे पता लगाएंगे कि अम्ल की बरसात हो रही है, तो पहली बात है कि जो नॉर्मल वर्षा का जल है उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्योंकि जो बादल बनते हैं वो प्योर वाटर के होते हैं, शुद्ध जल के होते हैं, और उनका जो शुद्ध जल है, तो आपने पढ़ा था कि अशुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, पर जब बरसात होगी तो बरसात होने पर हम देखते हैं कि उसका पीएच मान अगर 5.6 से क्या हो जाए, कम, कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो हम कह देंगे ये जो बरसात है या जो वर्षा है ये कैसी है, अम्ल वर्षा है। मतलब अम्ल वर्षा की सिंपल सी परिभाषा ये बनती है कि ऐसी वर्षा, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो, अम्लीय वर्षा कहलाती, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, मतलब हमको सिंपल सा याद रखना है कि अगर कोई भी बरसात है या वर्षा है और उसका पीएच का मान 5.6 से कम है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। बाकी अगर पीएच मान इससे ज्यादा है तो हम उसको साधारण वर्षा कहेंगे या नॉर्मल बरसात कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या है, तो देखो जब भी बरसात होगी तो बरसात होने के बाद जो पानी है वो नॉर्मली जाएगा आपके किसके अंदर, जमीनों के अंदर जाएगा या मिट्टी के अंदर जाएगा। और जो मृदा है उसमें हम बहुत सारी खेती करते हैं। अब खेती करने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी कुछ स्पेशल पीएच वाली मृदा की आवश्यकता होती है। अगर बरसात होगी और बरसात होने के कारण जो अम्लीय जो आपकी मृदा है उसकी अगर अम्लता बढ़ेगी, तो अम्लता बढ़ने से हो सकता है कि वो जो पौधे हैं उनकी वृद्धि सही से ना हो पाए और जो फसल है वो हमको सही से ना मिल पाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका उपचार करना पड़ेगा। तो अब ट्रीटमेंट या उपचार कैसे कर सकते हैं, आपकी मिट्टी जो है वो कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, मृदा जो है वो कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो आप फिर क्या करोगे, अभी बताया था कि जब भी मृदा अम्लीय प्रवृत्ति की होगी तो हम क्या मिला देंगे, क्षार मिला देंगे। अब कौन से क्षार मिलाने वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम
मृदा के अंदर नहीं मिलाएंगे, ना ही बेकिंग सोडा को मिलाएंगे। तो ऐसे कौन से क्षार हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं ताकि मिट्टी की जो अम्लता है वो क्या हो सके, वापस से संतुलित हो सके, या बोल सकते हैं कि मिट्टी का जो पीएच है वो वापस से संतुलित हो सके। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली 3 चीजों को याद रखोगे यहाँ पे। एक तो है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जो आपका बिना बुझा हुआ चूना है ये भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। फिर आप यूज कर लोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूने का पानी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, किसका उपयोग करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मुख्यतः 3 पदार्थों का हम उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ एक चीज और आप याद रख लो, जिप्सम, CaSO4 2H2O, ठीक है। तो ये 4 जो पदार्थ हैं इनको जब हम मृदा के अंदर मिक्स करेंगे पानी में मिला के या किसी भी माध्यम से, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति कैसी है, क्षारीय प्रवृत्ति है, तो ये क्या करेंगे, जो भी अधिक मात्रा में अम्ल है उसके प्रभाव को धीरे धीरे क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। और जब वो प्रभाव उदासीन होगा तो आप अपने आप ही जो मृदा की पीएच है वो वापस से क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, पहला किसका उपयोग करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का, दूसरा आपको उपयोग करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तीसरा आपको यूज करना है कैल्शियम कार्बोनेट का, और चौथा आप यूज कर सकते हो जिप्सम का। तो आपसे इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हम किस परिस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट डाईहाइड्रेटेड इसका उपयोग करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए हम इसका उपयोग जब करते हैं जब मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, पहली बात तो ये। फिर दूसरा आपसे पूछ सकता है कि जब मृदा की अम्लता बढ़ जाती है तो उसमें हम कौन से पदार्थों का उपयोग करेंगे ताकि वो वापस से संतुलित हो सके। तो आप ध्यान रखना, हम उनमें फिर इन चारों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना सा इसमें दिमाग में याद रखना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इंपॉर्टेंट, तो आपने अभी यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा इसका महत्व में सबसे पहले पढ़ लिया आपने कि भाई अम्ल वर्षा के बारे में, अभी लास्ट टॉपिक हमारा अम्ल वर्षा। उससे पहले हमने पढ़ा आपके अमाशय की अम्लता, अमाशय की अम्लता, और इससे पहले हमने पढ़ा था दंत क्षय के बारे में या मुंह के पीएच के बारे में। तो आपको क्या क्या इसमें वापस से याद रखना है वो आप एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले अम्ल वर्षा क्या होती है, जिनके पीएच का मान कितना हो, 5.6 से कम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने बोला था इसके कारण जो मृदा है उसका पीएच मान कम हो जाता है, और उस पीएच मान को संतुलित करने के लिए हम मुख्यतः 4 पदार्थों का उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर यूज करते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, और चौथा हम यूज करते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी अमाशय की अम्लता। अमाशय की अम्लता कब होती है, जब आपके जठर ग्रंथि अधिक मात्रा में क्या स्रावित करने लग जाए, HCl। तो इस HCl को ही हम जठर रस भी बोलते हैं। इस HCl के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्षार। अब क्षार जो है वो आपने 2 याद किए थे, एक तो याद किया था आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, और एक आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो मेनली हमने 2 क्षार का उपयोग किया जिससे हम पेट की अम्लता को दूर कर सकते थे। फिर हम बात करते हैं कि जो दंत क्षय है, दंत क्षय कब होता है या क्या कहलाते हैं, तो जो आपकी इनेमल की परत है, इनेमल की परत अगर ये नष्ट होने लग जाती है, इनेमल की परत क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दंत क्षय बोलते हैं। अब इस परत को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो पेस्ट है, पेस्ट बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो मंजन, वो कौन सी प्रवृत्ति का यूज करते हैं, तो वो आपने पढ़ा था क्षारीय प्रवृत्ति का यूज करेंगे। और क्षारीय प्रवृत्ति का जो पीएच है वो क्या करेगा, अम्ल की जो आपके मुंह के अंदर जो पीएच है उसके मान को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा, ठीक है। तो मेनली हमने इसमें 2 टॉपिक कवर किए आपके, एक तो पीएच स्केल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, पीएच स्केल के कुछ मान पढ़े हमने, जैसे कि इसकी पीएच मान कितने क्या होते हैं, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बैठता है। और तीसरा हमने पढ़ा कि पीएच का एक्चुअल में महत्व आपके जीवन में क्या है, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करना, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली वाली वीडियो में भी कवर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।